अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? अच्छा ठीक है, तो अभी हम डेमो क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं। इस क्लास के अंदर हम अप्लाई से लेकर सिलेक्शन प्रोसेस जो है ना वो कंप्लीट डिस्कस करेंगे AFNS का, कि आपका सलेबस पैटर्न क्या है, कितने मेरिट वाली पास होती हैं और कितने मेरिट वाली को कॉल्स आती है। क्योंकि पास तो तकरीबन ऑलमोस्ट 80 to 90% स्टूडेंट्स हो जाती हैं, बट आफ्टर दैट उनको इंटरव्यू की कॉल्स नहीं आती। इंटरव्यू की इवन के कॉल्स के बाद भी उनका अगेन मेरिट बनता है और फिर उनको ज्वाइनिंग लेटर मिलता है और उसके बाद उनका फाइनल मेडिकल होता है और फाइनल मेडिकल में भी कुछ स्टूडेंट्स रिजेक्ट हो जाती हैं। तो उसके बारे में भी मैं आपको पहले बताऊंगा कि आपने फाइनल मेडिकल या इन सारी चीज़ों से पहले कुछ चीज़ों के टेस्ट करवा लेने हैं लैब के अंदर, ताकि आपको बाद में इशू ना बने। ठीक है। और उसके अलावा स्टूडेंट्स पूछती हैं जी फेडरल बोर्ड में ज़्यादा एग्जाम आएगा कि पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड को, कहाँ से हम जो है वो इसकी प्रेपरेशन करें और अप्लाई कैसे करना है और सेंटर कौन सा सिलेक्ट करना है। उसके अलावा क्या क्या चीज़ें वो चेक करते हैं, हमें प्रेपरेशन के लिए कितने डेज़ लगेंगे, हमने प्रेपरेशन में क्या क्या प्रिपेयर करना है, वो सारा कुछ हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर आपको पहले एक्सप्लेन की जाएगी एंड आफ्टर दैट इंशाल्लाह आपको टाइम दिया जाएगा कि आपने कोई क्वेश्चन करना है वो आप क्वेश्चन कर सके। ठीक है। तो मैं जल्दी जल्दी इन चीज़ों को वाइंड अप करता हूँ ताकि हमारे पास टाइम बच जाए और मैं आपकी क्वेरीज़ को देख सकूँ और फिर उनको सॉर्ट आउट कर सकूँ। तो मेरी आवाज़ वगैरह आपके लिए क्लियर है? काइंडली बस एक दफ़ा कंफर्म कीजिए और उसके बाद हम इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं ताकि हमारा जो टाइम है वो वेस्ट ना हो। ठीक है। और बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो काइंडली होल्ड ऑन, आप आफ्टर द क्लास वो क्वेश्चंस कर सकती हैं। ठीक है। लेकिन यह है कि अभी क्वेश्चंस करेंगी तो हमारी क्लास मिस हो जाएगी, तो काफ़ी चीज़ें जो आपने पूछनी है वो हम क्लास के अंदर इंशाल्लाह डिस्कस कर देंगे। और उसके बाद जो बचता है एक ऐसी चीज़ जो आपको वेबसाइट पे नहीं मिल रही, एक ऐसी चीज़ जो आपको कहीं से पता नहीं चल रही, वो आप मुझसे पूछें, मैं इंशाल्लाह आपको उसका आंसर जो है वो डिलीवर करूँगा। लेकिन एक ऐसी चीज़ जो वेबसाइट पर भी है, आप पूछ रही हैं सर मार्क्स कितने रिक्वायर हैं, वो ऑलरेडी आपकी वेबसाइट पर है। सर कौन सी गर्ल्स अप्लाई कर सकती हैं, वो सब कुछ है। ठीक है। अब आपने बस वो क्वेश्चन करने हैं जो आपको कहीं से मिलते नहीं हैं, बस ये वाला आपने ध्यान में रखनी है चीज़। और उसके बाद जी हम इन चीज़ों को लेके चलते हैं। ठीक है। ये आप काइंडली मेहरबानी कीजिए। और अगर कोई इशू बनता है इंटरनेट की तरफ से तो वो फिर मैं क्या करूँगा, आप यहाँ पर आप मैसेज वगैरह करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तो आप स्टूडेंट्स जो है वो मुझे बताइएगा कि स्क्रीन जो है वो आपको नज़र आ रही है या नहीं। अभी बस थोड़ा सा मुझे बता दें कि स्क्रीन आपको नज़र आ रही है इस टाइम। एक स्क्रीन जो है वो शेयर हुई है। जैनब मैंने रोका है कि अभी मैसेज नहीं कर रहे हैं, जो भी आपने पूछना आफ्टर द क्लास पूछ लें। अभी प्लीज़ कीप द पेशेंस। अच्छा ठीक है। तो यहाँ से हम जो है ना वो स्टार्ट करते हैं अपना AFNS। और इसमें सबसे पहले जी कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। इसका जो क्राइटेरिया है वो क्या चीज़ है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद इंशाल्लाह फिर हम आपकी तरफ आएंगे, आपकी क्वेश्चंस की तरफ। तो बस क्लास लीजिएगा ध्यान से और क्लास के अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस वगैरह अगर होते हैं तो वो इंशाल्लाह मैं आंसर देता जाऊंगा। अच्छा, सबसे पहले तो ये होता है AFNS जो होता है ना, इसको हम कहते हैं आर्म्ड फोर्स नर्सिंग सर्विसेज। ठीक है। इसमें कोई किसी किस्म की लड़ाई शड़ाई जो स्टूडेंट्स कहती हैं कि सर मैं शहीद होना चाहती है, वो इसमें वो नहीं होता। आर्म्ड फोर्स नर्सिंग, अब नर्सिंग के नाम से आपको जो है ना वो यहाँ पर जाहिर हो गया होगा कि नर्सिंग किसको कहते हैं। ठीक है। और नर्सिंग ये आप CMH वगैरह जो सिविल मिलिट्री हॉस्पिटल होते हैं ना, वहाँ पर एज अ नर्स सर्व करती हैं। इसमें आपकी प्रमोशन होती है, काफ़ी चीज़ें होती हैं। इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास 2 कंडीशन का होना बहुत ज़रूरी है। आपने मैट्रिक साइंस के साथ की हो, S से मुराद है साइंस, और आपके 60% मार्क्स हो। अगर आपने मैट्रिक साइंस के साथ नहीं की तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकती। FSC आपकी मेडिकल होनी चाहिए और मेडिकल वाली ही सिर्फ अप्लाई कर सकती हैं। ICS वाली और जो इंजीनियरिंग वाली हैं वो यहाँ अप्लाई नहीं कर सकती। ICS प्लस इंजीनियरिंग वाली जो है वो अप्लाई नहीं कर सकती। 50% आपके मिनिमम रिक्वायर है। आप दोनों रिक्वायरमेंट का फुलफिल होना लाजमी है। ये ना हो मैट्रिक में आपके जो है ना वो हों तकरीबन 59% और FSC में चाहे आपके 90% भी हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, आप एलिजिबल नहीं है, क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहे। 2 चीज़ें क्लियर होगी आपकी। सेकंड नंबर पर यह है कि ये जो ना अनाउंस, ये इंडक्शन जो है ना वो कब अनाउंस होती है, तो मैंने कुछ प्रीवियस ईयर्स की यहाँ पर जो है ना वो मेंशन की हुई है ताकि आपको मैं क्लू के साथ चीज़ों बता सकूँ। यहाँ पर ना ये डेट मेंशन है, ये देखें, ये 12 जुलाई है यानी अगस्त है। तो जुलाई के अंदर ये अनाउंस हुई 2021 के अंदर, 2022-23 के अंदर ये कब अनाउंस होती है, फिर ये जून के अंदर,
तो जून और जुलाई जो है इसका मंथ आ रहा है। देखें फिर ये 2023 के अंदर हुई है जून और जुलाई, मई और जून के अंदर, यानी कि जून जुलाई मई जून ये वाला, फिर आ गई जुलाई के अंदर 2024 को। अभी इसने 2025 के अंदर जो है ना वो तकरीबन जुलाई के अंदर ये अनाउंस हो जाएगी। हो सकता है कि जून के एंड पे ही हो जाए। तो अभी हमारे पास मई आधा गुजर चुका है, अप्रैल मई, बल्कि मई गुजर ही चुका है। तो ये आपके पास एक मंथ है जून का जी। तो प्रेपरेशन जो है ना वो आपने बड़ी स्पीड से करनी है, क्योंकि इसमें मेरिट काफ़ी हाई होता है। ठीक है, बात मैं आपको अगेन एंड अगेन कह रहा हूँ, मैं पास करने की तो बात कर नहीं रहा हूँ आपसे, मैं मेरिट की बात बार बार कर रहा हूँ। वो हम समझते हैं कि आर्मी किस तरह जो है ना वो मेरिट बनाती है। अब इसमें मैंने अगर इनको समाप्त करूं तो यहाँ पर मैंने बताया आपको जून और जुलाई के अंदर जो है ना वो आपके क्या है, ये इंडक्शंस अनाउंस होती हैं। बस 1 मिनट वेट कीजिएगा, मैं चेक कर लूँ। अगर आपका लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है तो मैं फिर वो बाद में आप लोगों को इंशाल्लाह प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, चलें जी, वो रिकॉर्डिंग हो रही है, ये आफ्टर द क्लास आप लोगों को मिल भी जाएगा अगर कोई लेट ज्वाइन कर रही हैं तो। अच्छा, यहाँ पर मैंने इंडक्शंस की बात की कि जून और जुलाई में समअप किया, और इंटरव्यू की कॉल आपको नवंबर दिसंबर में तकरीबन आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो इट्स मीन आपके पास तकरीबन 5-6 मंथ बाद तो अपडेट आती है इंटरव्यू की कॉल्स की। और फेब और मार्च के अंदर आपको ज्वाइनिंग लेटर रिसीव होते हैं, और उसके बाद क्या होता है, आप फाइनल मेडिकल करवाती है। तो ऑलमोस्ट 1 ईयर आपका यहाँ पर स्पेंड हो जाता है। तो इसलिए जो भी अगर लड़की इसमें आना चाहती है तो वो ये हिसाब रखे कि 1 साल आपका यहाँ लगना है। तो इसलिए इस चीज़ को आपने वेस्ट नहीं करना कि सिर्फ ये आप इसको एज अ चांस ग्रैब ना करें, आप डू और डाई की सिचुएशन में करें। डू और डाई की मतलब ये है कि अब आपने करना है तो इट्स मीन करना है, और अगेन एंड अगेन फिर इसकी प्रैक्टिस करें, इसके जो है ना वो आपने अच्छे से प्रेपरेशन करनी है। तो वो आपने सिचुएशन लेके चलनी है, इसको कुछ चांस वगैरह नहीं करेंगे। फिर स्टूडेंट्स पूछती हैं सर मैंने ना फर्स्ट ईयर के सेकेंड ईयर के मेरे एग्ज़ाम हो गए हैं, तो मेरा तो रिज़ल्ट लेट आएगा और कोर्स अनाउंस होने वाला है या हो चुका है, तो मैं अप्लाई कर सकती हूँ? जी, आप पर अप्लाई कर सकती हैं। अगर आपके एफएससी पार्ट 1 में 50% मिनिमम मार्क्स हैं तो आप अपने कॉलेज में जाएंगे और वहाँ पर होप सर्टिफिकेट बनवाएंगी। होप सर्टिफिकेट पर लिखेंगी कि मेरे इंटरमीडिएट में मिनिमम 50% मार्क्स आ जाएंगे, तो आप अप्लाई कर सकती हैं। किस पे? ऑन द बिहाफ ऑफ योर सेकेंड ईयर विदाउट द रिजल्ट अनाउंसमेंट। तो आपका रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ सेकेंड ईयर का, जस्ट आपके पास फर्स्ट ईयर का रिजल्ट कार्ड है जो भी डुप्लीकेट है, आप फर्स्ट ईयर का रिजल्ट कार्ड लेके जाएंगी और कुछ भी नहीं लेके जाएंगी साथ में होप सर्टिफिकेट, तो यू कैन अप्लाई और होप सर्टिफिकेट। अब इसके बाद क्या होता है जी, हमारे पास आ जाती है आपकी हाइट। स्टूडेंट्स बड़ा पूछती हैं 5 फीट जी आपकी हाइट होनी चाहिए। अगर सेंटीमीटर में वो मेजर करते हैं तो वो 152.4 सेंटीमीटर। एज की बात करें तो 17 से लेकर 25 ईयर। किसी स्टूडेंट ने 16.8 ईयर के अंदर अपना एफएससी कर लिया है तो शी इज़ नॉट एलिजिबल फॉर द एएफएनएस पोस्ट। वो अपना वेट करे या कहीं कोई और काम करे, लेकिन ये है कि आप जो है ना वो इतनी 17 ईयर एज होनी चाहिए एफएससी क्लियर होने के बाद भी। और अगर आप में से कोई ग्रेजुएटेड स्टूडेंट है जिसने ग्रेजुएशन की हुई है लेकिन 25 साल से उसकी एज कम है, देन शी आल्सो कैन अप्लाई इन द एएफएनएस ऑन द बिहाफ ऑफ हर इंटरमीडिएट मार्क्स। तो वो इंटरमीडिएट की मार्क्स पे अपनी एज को देखते हुए, चाहे उसने ग्रेजुएशन कर भी ली है, तो वो इस पे अप्लाई कर सकती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी वेट। वेट जो है आपने चेक करवाना होता है एज अ बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स। मैं आपको एक रेंज बता देता हूँ, तकरीबन आप यूँ कह लें कि 47 से लेकर तकरीबन 75 तक आप लगा लें, जो आपका वेट होता है वो एवरेज होता है। ठीक है, मतलब अगर इसको हम कहते हैं नॉर्मल वेट, अगर आप इसके अंदर फॉल करती हैं तो इट्स मीन आप एक आइडियल वेट रखती हैं, यू हैव एन आइडियल वेट। एंड इफ़ यू आर गोइंग टू बियॉन्ड दीज लिमिट्स दैट्स मीन यू आर ओवर वेटेड आर द यू हैव अंडर वेट। तो ये फिर आपको लूज़ या गेन करना पड़ेगा, ये आप खुद चेक करेंगी। उसके बाद हमारे पास जो स्टूडेंट्स पूछती है कि सर हमें ट्रेनिंग जो है ना, जब आप सेलेक्ट हो जाती है, अल्लाह करे आप सारी सिलेक्शन हो आप सबकी, उसके बाद क्या होता है कि पहले जो 3 मंथ होते हैं ट्रेनिंग के स्टार्टिंग के, उन 3 मंथ के अंदर आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप एएफएनएस को क्विट कर सकती हैं, आप एएफएनएस को छोड़ सकती हैं। बट आफ्टर द 3 मंथ्स गैप यू विल नेवर लीव द एएफएनएस विदाउट द प्रॉपर रीज़न। आपको एक सिग्नेचर करने पड़ते हैं, एक अग्रीमेंट साइन करना पड़ता है, तो आप उसको तोड़ नहीं सकती। ठीक है, तो उसके बाद फिर क्या होता है जी, आप 4 साल तक वहाँ पर 5 साल तक स्टडी और ट्रेनिंग वगैरह करती हैं, और उसके बाद फिर आप एक और अग्रीमेंट साल करती हैं। 8 से 9 साल तक जो है ना वो आपने सीएमएच के अंदर सर्व करना होता है। उसके बाद आप चाहें तो इसको लेफ़्ट कर दें आर्मी को, चाहें तो आप इसको एक्सटेंड करके 20 ईयर तक ले जाएं।
अब ड्यूरिंग द ट्रेनिंग जो है आपको जब पढ़ती हैं तो साथ में आपको स्टाइपर मिलता है 26 से 30 हज़ार, आप यूँ कह लें 25K लगा लें सारे अलाउंसेस वगैरह डाल के और उसमें से कटौती वगैरह करके पर मंथ का। तो आपको जो स्टडी होती है वो बिल्कुल फ्री होती है जी, आपकी स्टडी बिल्कुल फ्री होती है। उसके अलावा जी हॉस्टल आपका बिल्कुल फ्री होता है, ठीक है, हॉस्टल आपका फ्री होता है। आपकी जो बाकी मील वगैरह होता है, जो आपकी अकोमोडेशन होती है, वो सारा कुछ फ्री होता है। फ्री करने के बाद भी बुक्स वगैरह भी आपकी फ्री होती हैं, ठीक है। इसके बावजूद आपको क्या मिलता है, ये तकरीबन 25,000 आपको वहाँ पर स्टाइपेंड भी मिलेंगे। तो ये हमारे पास ही AFNS का हो गया। अब स्टूडेंट्स मुझसे पूछती हैं कि सर क्या हमें मोबाइल मिलेगा वहाँ पर, हमने तो मोबाइल शुमाइल आपका कोई एंड्रॉयड वगैरह रील देखने के लिए या पोज मार के सेल्फीज़ लेने के लिए वो आपको नहीं मिलेगा। अलबत्ता आपको इवन दो कि एक PTCL जो है ना वो वहाँ पर मौजूद होता है, उससे आप घर में बात कर सकती हैं, ठीक है। फिर आपको हॉलीडेज़ भी होती है, मंथली भी होती हैं, तो ये वाला आप जो है ना वो घर भी तशरीफ़ ला सकती हैं। तो बट ये जो आप कह रही हैं कि सिविल लाइफ में मोबाइल, अपनी मर्ज़ी से सोना, जागना, उठना, खाना पीना, घूमना, ड्रामे देखना, ये सारी लाइफ वहाँ पर नहीं है। वहाँ पर कोई एमलेस चीज़ नहीं है, वहाँ पर सारे कुछ ना कुछ एम से आए होते हैं, आपने सर्व करना होता है आर्मी में। तो एमलेस जो लाइफ आपकी सिविल एक सोसाइटी के अंदर होती है, वहाँ आपको ये नहीं मिलेगी। तो आप में से कोई एक ऐसी गर्ल जो कहती है कि भाड़ में जाए बाकी सारा कुछ, मुझे फ़लाँ ड्रामा देखना है, मुझे नूडल्स खाने हैं, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे डिसिप्लिन नहीं होना, मुझे किसी का टाइम फॉलो नहीं करना, सो द AFNS नेवर बिन आप यूँ कह लें स्वीट डिश फॉर दोज पीपल, फॉर दोज कैंडिडेट्स, फॉर दोज गर्ल्स। तो फिर क्या करेंगे, आप वहाँ पर ना जाएं। ये वाली चीज़ें थी जी, बड़ा मोटा मोटा मैं आपको एलेबोरेट कर रहा हूँ। अब जब आप लोगों ने अप्लाई कर दिया, अप्लाई किया समझे आपने, मैं आपको थोड़ा सा प्रोसीजर बता देता हूँ जी, स्टूडेंट्स को पता नहीं होता। आपने अप्लाई किया ऑनलाइन अप्लाई आएगा, किस पे आएगा, www.pak army, ये एक वेबसाइट है, मैं आपको सारा कुछ बता दूंगा, अप्लाई करके दिखाऊंगा कि किस तरह अप्लाई करना है, .com, ठीक है, .pk.com आई थिंक सो आता है, इस तरह जो है ना वो ये एक वेबसाइट है, उस पर इसकी अप्लाई ओपन होगी। कब अप्लाई होगी, तकरीबन जुलाई के अंदर या जून के एंड पे भी हो सकती है। अप्लाई ओपन होगी तो आपने घर बैठकर ऑनलाइन अप्लाई करना है, कैसे करना है वो मैं आपको बता दूंगा। सेंटर एक चूज़ करना है जो आपके घर के करीब होगा, आप घर के से दूर भी कर सकती हैं, कहीं रिलेटिव रहता है आप वहाँ पर ही कर सकती हैं, कोई मसला नहीं। सेंटर आपने अपनी मर्ज़ी से चूज़ करना होता है कि किस में आपने टेस्ट देना है। अप्लाई करने के बाद जी आपको 300 फीस जो है ना वो पे करनी पड़ेगी, 300 फ़ी आपका वो बैंक में जो है ना वो बैंक NBP, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, इसमें आपने 300 डिपॉजिट करने हैं। वो आपको एक स्लिप देंगे जिसको चालान फॉर्म कहते हैं, वो आपने चालान फॉर्म जब जाना है वहाँ पर टेस्ट देने के लिए तो वो आपने लेके जाना है, ठीक हो गया। तो ये आपका जी एक अप्लाई करने के बाद आपके पास डॉक्यूमेंट्स की डिमांड की जाती है, वो आपका मैट्रिक का रिज़ल्ट कार्ड हो गया, ये आप डॉक्यूमेंट सुन लें। इंटरमीडिएट का आपका रिज़ल्ट कार्ड हो गया, ठीक है, आपका ID कार्ड हो गया या बे फॉर्म हो गया, ठीक है, अगर नहीं है एज पूरी 18 तो ID कार्ड या बे फॉर्म आपका हो गया। बस ये सारी चीज़ें आपने लेके जानी, दो, एक मैट्रिक और इंटर का रिज़ल्ट कार्ड, डोमिसाइल वगैरह नहीं लेके जाना, ID कार्ड लेके जाना है या बेफाम लेके जाना है। साथ में आपने अपनी रोल नंबर स्लिप लेके जानी होती है और साथ में आपने जो बैंक चालान आपने पे किया था वो लेके जाना होता है। ये जी सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। जब आप अप्लाई कर लेती है, अगर जुलाई के अंदर इसकी इंडक्शंस अनाउंस होती हैं तो अगस्त तक, एक मंथ तक इसकी ऑनलाइन अप्लाई ओपन रहेगी। एक मंथ तक मैं बता रहा हूँ, एक मंथ में आप जब मर्जी अप्लाई कर सकती हैं। जब आप अप्लाई कर लेती हैं तो 5 to 7 डेज़ के बाद तकरीबन, अगर डेडलाइन यकम जो है ना वो आप समझ लें अगस्त, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यकम सितंबर तक अगर डेडलाइन है तो इसका मतलब है कि जो टेस्ट स्टार्ट होंगे वो 5 सितंबर को स्टार्ट हो जाएंगे। अब जो रोल नंबर स्लिप पे आपकी डेट लिखी होगी, आप टेस्ट दे मतलब उस दिन जाएंगी, अपना टेस्ट दे के आ जाएंगी। अब टेस्ट किस तरह होता है वो आप थोड़ा सा समझिएगा। टेस्ट आपका जो सबसे पहले होगा वो कंप्यूटर पर होगा, कोई रिटन फॉर्म में नहीं होगा। इस तरह जी कंप्यूटर पड़े होंगे यहाँ पर, जैसे आपको मेंशन है, मैं थोड़ा सा इसको इंक डार्क कर देता हूँ। यहाँ पर कुछ सीट्स पड़ी होंगी जहाँ पर आपने बैठना है। ये कंप्यूटर है, ऑन होगा, यहाँ पर अपना रोल नंबर स्लिप रोल नंबर पुट करेंगी तो आपका जो टेस्ट है वो ऑन हो जाएगा।
अब उसके बाद जी आपने वर्बल जो है वो इस तरह का आपको वहाँ पर डिस्प्ले नज़र आएगा, इस तरह ये ऑप्शन दिए होंगे, इस तरह एक क्वेश्चन दिया होगा, आपने टिक करना है माउस के, मतलब 7 आंसर है तो 7 लगा देंगे, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट का बटन है, आप नेक्स्ट करते जाना है, तो ये आपका टेस्ट होगा। इसी तरह आपके 3 टेस्ट होंगे, तीनों के तीनों जो आपके टेस्ट है वो एक ही जगह पर बैठ के 1.5 घंटे का टाइम होगा, 1.5 आवर के अंदर आपके तीनों टेस्ट हो जाएंगे। अब टेस्ट पहला कौन सा होगा? सबसे पहला जो आपका टेस्ट होगा वो होगा वर्बल इंटेलिजेंस का। वर्बल इंटेलिजेंस में आपके 84 एमसीक्यूज होंगे, 30 मिनट का टाइम होगा, और उसके बाद आपका टेस्ट आ जाएगा नॉन वर्बल का, 84 एमसीक्यूज होंगे, थर्ड टाइम, तो ये सारे इसी तरह कंप्यूटर पर आते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद एंड पे आ जाएगा आपका एकेडमिक, 50 मार्क्स एमसीक्यूज होंगे, 30 मिनट का टाइम होगा। एकेडमिक आपका सब्जेक्ट टाइप होता है, मैं आगे चल के बता देता हूँ इसका सिलेबस। इसके पास करने के लिए आपको 50% मार्क्स रिक्वायर होते हैं, इसको भी पास करने के लिए 50% का होना ज़रूरी है, और इसको भी पास करने के लिए 50%। लेकिन अगर मेरिट पे नाम आना है तो तकरीबन 85 प्लस जो है ना वो आपके परसेंट मार्क्स आने चाहिए इन सारे टेस्टों के अंदर, तभी आप मेरिट पे कहीं ना कहीं फॉल करती हैं। और उसके बाद ये आपके एफएससी के जो मार्क्स हैं, एफएससी के मार्क्स आपके तकरीबन 10 to 15% जो है ना वो ऐड किए जाते हैं मेरिट के अंदर। फिर आपका ये तीनों टेस्टों का मेरिट ऐड किया जाता है। उसके बाद जी मेरिट जो है वो आपका बनता है, जैसे आप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अप्लाई करती है तो हो सकता है मेरिट 85% पे क्लोज हो जाए, तो 84.9% वाली भी वहाँ पर मेरिट में नहीं आएंगी, तो उनको कॉल नहीं आएगी इंटरव्यू की। तो पास सारी हो गई हैं, बट आप यहाँ पर पास नहीं होना, यू हैव टू कम्पीट विद द गर्ल दैट इज़ सिटिंग बिहाइंड यू, दैट इज़ सिटिंग बिसाइड यू, या जो भी आपके दाएं बाएं गर्ल्स हैं, जो आपके कंपटीटर्स हैं जिन्होंने अप्लाई किया है, यू हैव टू कम्पीट दैम। अब आपने कम्पीट करना है कंपटीशन में, आपका मेरिट अगर उनसे हाई हो जाता है देन डेफिनेटली यू विल रिसीव इंटरव्यू कॉल, अदरवाइज आप फॉरगेट अबाउट द AFNS सिलेक्शन। तो ये जी हमारे पास AFNS का सिलेबस और पैटर्न आ गया है। रोल नंबर स्लिप कहाँ से होगी? जहाँ आप अप्लाई करेंगे वहाँ पर ही ऑप्शन होता है डाउनलोड योर रोल नंबर स्लिप, ठीक है। और उसके बाद जी हमारे पास, अच्छा बताइएगा आवाज़ क्लियर है? एक दफ़ा मुझे कंफर्मेशन दे दीजिएगा, आवाज़ क्लियर है जी आपको? ठीक है, जिनको नहीं है वो थोड़ा फ्लाइट मोड ऑन ऑफ करें और लेफ़्ट करके ज्वाइन करें तो इंशाल्लाह हो जाएगी क्लियर। अच्छा, ये जो आपका अब एकेडमिक का जो सिलेबस है ना जो वो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, जो एकेडमिक है उसमें पता है कितने MCQs आते हैं? टोटल 50 MCQs, 30 मिनट का टाइम। फिज़िक्स में से कुछ MCQs होंगे, केमिस्ट्री में से कुछ होंगे, बायोलॉजी में से होंगे कुछ, इंग्लिश में से चले गैस करते हैं कितने कितने हो सकते हैं। आप लगा लें कि 12 फिज़िक्स में से हो जाएंगे, 12 हमारे पास कितने हो जाएंगे केमिस्ट्री में से, और 12 भी हमारे पास बायोलॉजी में से हो जाएंगे। उसके बाद ही हमारे पास कितने बचे? 13 आप लगा लें, 14 लगा लें, जितने भी 50% हो जाते हैं तकरीबन 15, या एक कहीं पर और डाल दें कि 13 इसके कर दें। तो इस तरह तकरीबन टेस्ट होते हैं। लेकिन ये जो मैंने बताया आपको सारों के इक्वल, ये होता है सिर्फ और सिर्फ 40% स्टूडेंट्स को आता है। इस तरह 60% स्टूडेंट्स को क्या आता है? हो सकता है जो फिज़िक्स है अकेली उसके आपको कितने आ जाए MCQs, उसको आपके 20 MCQs आ जाए। हो सकता है किसी गर्ल को केमिस्ट्री के 20 MCQs आ जाए, हो सकता है किसी के इंग्लिश के 20 MCQs आ जाए। तो ये वेरी करता है, हर एक बच्ची का जो टेस्ट होगा वो डिफरेंट होगा दूसरी टेस्ट से, ठीक है। वो हर मतलब कैंडिडेट का कुछ 4th या 5th पे जाके उसका सेम होगा 5th वाली से, बाकी ये होगा, ये पैटर्न डिफरेंट होता है। आप ये ना सोचें कि अगर मैंने बताया कि 12 आने तो 12 आने, नो नेवर, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपको फिजिक्स के हो सकता है 25 आ जाए, हो सकता है बायोलॉजी का एक भी ना आए, तो टेस्ट में डिफरेंट होती है चीज़ें। अच्छा, ये आपको मैंने बात क्लियर कर दी। अब इसमें एक चीज़ और होती है कि स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर कौन सी बुक से प्रिपेयर करें। तो मैं आपको अगर सही ऑनेस्टली बताऊं तो फेडरल बुक की बोर्ड को आपने स्टडी करना है। फेडरल बुक की बोर्ड और पंजाब बोर्ड की बुक को आप रहने दें, सिर्फ फेडरल बोर्ड की बुक को आपने रिपीट करना है। अगर पंजाब में मतलब क्योंकि पंजाब की चीज़ें भी कहीं ना कहीं फेडरल के साथ मैच करती हैं, तो आप पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड को अच्छी तरह पढ़ के भी पास कर सकती है। लेकिन आप फेडरल बुक बोर्ड के जो MCQs हैं वो लाजमी आपने स्टडी करने हैं, ठीक है। इसमें से ज़्यादा आते हैं पंजाब और KPK वगैरह, ये वाली चीज़ें। KPK की तो आई थिंक सो फिज़िक्स भी उनके साथ मैच करती है, तो वो वाली फिज़िक्स के अंदर जो है वो न्यूमेरिकल्स भी भाई आते हैं, ठीक है, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स। कैलकुलेटर वगैरह आपका वहाँ पर अलाउ नहीं होता। कैलकुलेटर बता दूँ, कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, इसलिए वो आपको छोटे छोटे MCQs देते हैं जो आप अपनी फिंगर टिप्स पे सॉल्व कर सकते हैं। कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता।
रफ वर्क जो है वो मुल्तान के अंदर अप्लाई जो है ना मुल्तान के अंदर अक्सर नहीं करते, ठीक है। बाकी सेंटर के अंदर जो है ना वो इजाज़त दे देते हैं रफ वर्क करने की, बट मुल्तान के अंदर हमें देखने में ये मिला, स्टूडेंट्स कहती हैं कि सर हमें नहीं अलाउ किया गया, थोड़ी जो है ना वो स्ट्रिक्टनेस मुल्तान सेंटर के अंदर ज़्यादा होती है। लाहौर, पेशावर, कराची, उसके अलावा रावलपिंडी और मुजफ्फराबाद, जीबी साइड वाले, ये सारे जो है ना वो रफ वर्क करने की अनुमति, इजाज़त, आपको परमिशन ये अलाउ ये करते हैं, बट बाकी नहीं करते। अच्छा, एकेडमिक आप लोगों को समझ आ गया? मुझे नहीं पता अटक में होता है या नहीं, यहाँ कहाँ से होता है, वो आप जब अप्लाई करेंगी वहाँ आपको सेंटर नज़र आएगा, अभी मुझे याद नहीं है। मुल्तान में रफ वर्क नहीं करने देते, अक्सर नहीं करने देते, मैंने बस एक सेंटर में बताया, बाकी सारे सेंटर्स के अंदर अलाउ कर देते हैं। अच्छा, यहाँ तक आ गई। फेडरल बुक वाला कवर हो गया कि फेडरल बुक अब कहाँ से मिलेंगी, अब ये मैं कैसे बता सकता हूँ। आपके पास इंटरनेट है, आप सॉन्ग सुन सकती हैं, ड्रामाज देख सकती हैं, आप चीज़ें सर्च कर सकती हैं। क्या आप इतना सर्च नहीं कर सकती कि हाउ टू फाइंड द फेडरल बुक्स इन द पाकिस्तान, हाउ टू ऑर्डर, या कहाँ से कौन से मुल्तान घर से आपको फेडरल बुक जो है ना वो मिल जाएंगी। मुल्तान बुक घर जो है हर चीज़ जगह से मिल जाती है। रहमान अटक में अप्लाई होता है, यानी अटक मार्स पे नहीं है, अटक पाकिस्तान में है, वहाँ पर अप्लाई भी होता है। और उसके अलावा अब सेंटर का जब आप अप्लाई करेंगी तब आपको पता चलेगा कि अटक के पास कौन सा सेंटर है। अभी नहीं याद मुझे, 15-16 सेंटर है, तरतीब याद नहीं रहती, इतने ज़्यादा कोर्सेज है। वर्बल इंटेलिजेंस का हम एक दफ़ा क्वेश्चन बंद कीजिए, या फिर मैं आप लोगों के ये वाले ऑफ कर देता हूँ कॉन्वर्सेशन। बेटा मैं कह रहा हूँ, अगेन एंड अगेन कह रहा हूँ कि आप एक दफ़ा क्वेश्चन ऑफ कीजिए, मैं एक दफ़ा पढ़ा लूँ, उसके बाद मुझसे पूछ लीजिएगा। काइंडली नहीं समझ आई मुझे लगता है, चलें कोई बात नहीं। अच्छा, वर्बल इंटेलिजेंस का सिलेबस आप देख लीजिए। यहाँ पर आपको एज प्रॉब्लम, डायरेक्शन सेंस, परसेंटेज, रैंकिंग, कंपैरिजन, कोडिंग, डी कोडिंग, ये सारे जो वर्बल इंटेलिजेंस है ना, ये हम आपको करवाएंगे, ठीक है। सारा पेपर इसी में से आएगा। मेरी 100% गारंटी है कि आपको सिर्फ 105, बड़ा ही सिर्फ 105 वर्बल मैं करवाऊँगा। इसकी शॉर्ट ट्रिक्स भी करवाऊँगा कि आपने किस तरह इतनी जल्दी जल्दी एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। वहाँ पर 21 सेकंड होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, तकरीबन 15 से लेकर 16 सेकंड तक आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। ये मेरी 100% गारंटी है। मैं अगेन एंड अगेन कह रहा हूँ, 105 वर्बल आपको दिया जाएगा और 105 में से ही आपके सारे के सारे वर्बल होंगे। इसकी टेंशन नहीं लेनी, ये तकरीबन 2 या 3 दिन का काम है, आपका वर्बल हम क्लियर करवा देंगे। और 100% गारंटी है मनी बैक की कि वर्बल ना क्लियर हो, ठीक है। ये हमारी, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये आराम से हो जाएगा। ये अगर आप हमसे करते हैं तो आपके लिए पास एकेडमिक का टाइम बड़ा ज़्यादा बच जाएगा। एकेडमिक थोड़ा ब्रॉड लेवल पर होता है, थोड़ा ज़्यादा एमसीक्यूज होते हैं, दैट्स व्हाई यू हैव टू प्रिपेयर वेल द एकेडमिक पार्ट ऑफ द एएफएनएस। तो आपको एकेडमिक थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है। मैं आपको वर्बल करवा दूंगा और करवाऊंगा भी, मतलब बड़े इजी तरीके से शॉर्ट ट्रिक्स सिखा के। और ये जितनी कैटेगरी आपको दिखाई है सारी कैटेगरीज दिखाऊंगा, और उसमें से पीडीएफ भी आपको मिलेंगे, ठीक है। और स्टूडेंट्स को रिकॉर्डर लेक्चर्स भी मिलेंगे, ठीक है। रिकॉर्डर लेक्चर्स भी हम देंगे, पीडीएफ नोट्स भी देंगे हम। तो ये सारी कुछ चीज़ें जो है वो हम प्रोवाइड करेंगे। और इसके बाद इसके तकरीबन हम 8 से 9 मॉक टेस्ट लेंगे वर्बल के, ग्रैंड मॉक टेस्ट भी इसमें इंक्लूड है। तो ये वाला आपका वर्बल पार्ट क्लियर हो जाएगा। वर्बल के जो है वो इस तरह होता है, जैसे फॉर एग्जांपल टोटल एमसीक्यूज जो है आपके 84 होंगे, 30 मिनट का टाइम होगा, एक एमसीक्यूज को करने के लिए 22 सेकंड का टाइम होगा। तो ये आपका वर्बल का पार्ट है, आप देख सकती हैं। इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं कि इफ़ यस्टरडे वाज मंडे व्हाट विल बी द डे आफ्टर टुमारो, ठीक है। जैसे अगर मंडे था यस्टरडे को, यहाँ पर संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे हमारे पास आ गया, फिर हम सैटरडे लिख देते हैं। अगर यस्टरडे वाज मंडे तो यस्टरडे को मंडे था, आज ट्यूसडे होगा, कल वेडनेसडे होगा, और यहाँ पर उसने कहा आफ्टर टुमारो, यानी कि आने वाले कल के बाद भी आफ्टर द टुमारो, सो द आंसर विल बी द थर्सडे। तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर है वो होगा थर्सडे, ठीक है। उसके बाद जिस तरह ये है कि 90% ऑफ 90 वाला ये रूल होता है, 0 से 0 कट जाता है, 9 को आप मल्टीप्लाई करते हो 9 से तो 81 आ जाता है, सो द आंसर इज़ 81। इसी तरह ये नीचे वाला हमारे पास क्वेश्चन है। आपको मेरी आवाज़ क्लियर है, आ रही है आवाज़? आपको बताइएगा थोड़ा, आवाज़ आपको आ रही है? ठीक है।
यहाँ पर क्वेश्चन है कि आई वॉज 2 years ओल्ड एंड माई ब्रदर वॉज हाफ ऑफ माई एज। जब मैं 2 साल का था मेरे भाई की एज मुझसे आधी थी, हाफ थी, मतलब जब मैं 2 year का था तो मेरा भाई मुझसे हाफ एज का था, तो मेरे ब्रदर की जो एज उस वक्त थी वो 1 year थी। तो हमारे दरमियान जो एज गैप है वो कितना है, एज गैप वो 1 year का है, मतलब मैं अपने भाई से 1 साल छोटा हूँ, बड़ा हूँ, मेरा भाई मुझसे 1 साल छोटा है, तो 1 year का गैप है। जब मैं 100 साल का हो जाऊंगा तो मेरे भाई की एज क्या होगी, तो जब मैं 100 साल का हो जाऊंगा तो मेरे भाई की एज क्या होगी, मेरे ब्रदर की जो एज है वो 50 नहीं होगी, वो 99 होगी। क्यों? क्योंकि हाफ को आप भूल जाएं, वो इसी स्टेटमेंट तक था, उससे हमने निकाल लिया है कि वो 1 साल मुझसे छोटा है। तो दैट्स मीन वी हैव अ गैप ऑफ द 1 year, नॉट द एवरी टाइम वी हैव टू हाफ ऑफ द ईयर्स, और आप 100 को हाफ करके और 50 बना देंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बता रहे हैं, हाँ 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 81। उसके बाद जी हमारे पास नॉन वर्बल आ गया, तो नॉन वर्बल को जो है ना हम यहाँ पर करेंगे, ये वाला इंटेलिजेंस का टेस्ट है, और इसमें 64 MCQs होते हैं, 30 मिनट का टाइम होता है, एक MCQ को करने के लिए 28 सेकंड का टाइम होता है। फॉर एग्जांपल जी इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, आपने इनको करना होता है, आप इसमें से गैस कर सकती हैं गर्ल्स के किस तरह आपने करना है। ये 3 एक साइड पे चली जाएंगी, इनको देखते हुए आपने इस 3 को देखना है कि किस तरह ये लेके चल रहे हैं, फिर आपने इनका जो थर्ड पार्ट है वो आपने फाइंड करना है। अब आप देख लें जी, मेजर शेप्स देखते होते हैं, रेक्टेंगल है, हाफ सर्कल है और ट्राइंगल है। ठीक है, ऐसे ही है। तो हमारे पास क्या हमने ढूंढना है जी, यहाँ पर भी ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है और हाफ सर्कल है। मेजर शेप्स देखें, यहाँ पर हाफ सर्कल है, ट्राइंगल, हमें रेक्टेंगल ढूंढनी है। तो रेक्टेंगल कहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर रेक्टेंगल है और ये रेक्टेंगल यहाँ पर भी है। तो ई और बी के अंदर आपने दोनों में डिफ्रेंशिएट करना है। मेथड आप मेरा समझिएगा कि आप देखिए हमारे पास 2 ऑप्शन बच गए, अगर हम तुक्का भी मारें तो 50-50% बनता है, लेकिन आप डिफरेंस देखें। अब देखिए इसके जो हैंड है वो स्ट्रेट है, एक हैंड हमारा अपवर्ड होना चाहिए, एक स्ट्रेट होना चाहिए, एक डाउनवर्ड होना चाहिए। ये स्ट्रेट मौजूद है, अपवर्ड में हमें डाउनवर्ड वाले हैंड्स चाहिए। तो डाउनवर्ड हैंड वाले कौन से हैं, इसके अपवर्ड है तो बी वाला, तो आंसर रिजेक्ट हो गया। सो द आंसर इज द ई। अब आपको बाकी नहीं देखना, फीट नहीं देखने, आपको कुछ भी नहीं देखना, बस आपने आंसर फाइंड कर लिया है। तो इस तरह हमारे पास ये वाले नॉन वर्बल वाले होते हैं, जैसे ये हमारे पास आई थिंक सो ये है क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज है। ये देखिए ये लाइन यहाँ पर है, आप लाइन को अकेली को देखें, बाकी को छोड़ दें। फिर ये लाइन यहाँ पर आ गई, फिर ये लाइन यहाँ पर आ गई, फिर ये लाइन यहाँ पर आ जाएगी। जैसे क्लॉक होता है ना, तो पहले 12 पे जो है ना वो नीडल थी, उसके बाद 9 पे नीडल आ गई, फिर 6 पे नीडल आ गई, अब 3 पे नीडल आ जाएगी। ठीक है, अब 3 पे नीडल कौन सी है, तो इसका मतलब ये है कि अब आप देखें कि इस तरफ लाइन कौन सी है, ये देखें 5 की है। तो 5 जो है ना हमारे पास क्या है, सॉरी यहाँ पर जो नीडल है वो हमने इस तरफ करनी है, तो 3 की आप जो है ना वो देख लें। तो 3 हमारे पास कहाँ पर है, इस तरफ है, देखें ना 3 वाला ये ना इस तरफ हमने 3 पे लेके जाना अपना क्लॉक, तो एंटी क्लॉक मूव करते हुए वो इस तरफ आ जाएगा। सो द आंसर इज 3 बस, और इस तरफ कोई भी नहीं है। देखें ये इस तरफ है तो ये तो नहीं हो सकती, ठीक है, और कोई भी नहीं है। अब आप एरो ऐड हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, किस तरह उसकी डायरेक्शन उसको नहीं सोचना, बस आपने मेजर एक चीज़ देखी, डायरेक्शन को फॉलो किया एंड यू गॉट द आंसर, बस दैट्स ऑल। आपने बाकी छोटी चीज़ें नहीं देखनी, ठीक है। अब उसके बाद जी आपका मेडिकल टेस्ट हो जाता है। जिस दिन आपका इनिशियल होता है, जिस दिन आपका ये वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक होगा, उसी दिन ही आपको कहा जाएगा जी आप एक रूम में चले जाएं, वहाँ पर आपका इनिशियल मेडिकल टेस्ट होगा। वहाँ पर इनिशियल मेडिकल के अंदर चीज़ें चेक की जाती हैं। आपको मैं बता देता हूँ कि आपने इस तरह की ड्रेसिंग नहीं करके जानी, जीन वगैरह टाइट्स वगैरह नहीं पहननी, शलवार कमीज़, कोई ट्राउज़र वगैरह, कोई भी ऐसी चीज़ जो थोड़ी बैगी जीन वैसे पहन सकती हैं, कोई खुली वगैरह है वो आपने पहननी है। देखिएगा स्क्रीन किस किस को शो नहीं हो रही, बताइएगा। स्क्रीन शो हो रही है, बताइएगा स्टूडेंट्स। स्क्रीन शो हो रही है बताइएगा एक दफ़ा, और आवाज़ भी क्लियर है। बस किसी 3 4 5 स्टूडेंट्स को तो इशू बन सकता है क्योंकि वो उनका इंटरनेट का होगा। जी हो रही है, ठीक है। अच्छा, मेडिकल को ध्यान से सुनिएगा। मेडिकल में कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर, बेसिक इन्फॉर्मेशन वगैरह चलें, ठीक है। अब बेसिक इन्फॉर्मेशन में वो आपसे ये कहेंगे कि आप अपने शूज़ वगैरह रिमूव कर दें, और उसके बाद आपको कहेंगे कि एक लाइन में जो है ना वो आप खड़ी हो जाएं,
उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह ये सारा कुछ होगा, ठीक है। कीप योर क्लोथ एंड शूज़ वगैरह वो आप अपने जहाँ पर खैर इसको छोड़े। अब वहाँ पर आप एक लाइन बना के एक हाल के अंदर जो है ना वो स्टार्ट खड़ी हो जाएंगी, जितने भी आप में से होगा। तो मेडिकल आपका टेस्ट स्टार्ट किस तरह होगा? सबसे पहले वो आपकी मेजर करेंगे हाइट इस तरह वो एक बना होता है, इस तरह भी हो सकता है, या आप वैसे वो जो है ना वो लगा होता है वॉल के ऊपर और आप खड़ी होती है तो ऊपर से वो आपकी हाइट मेजर कर सकती है। फिर आपकी सबसे पहले हाइट मेजर की जाती है जो कि 5 फीट होना लाजमी है। अगर वहाँ पर आपकी हाइट कम है तो वो रिजेक्ट कर देते हैं। उसके बाद आपका वेट किया जाता है, वेट में देखा जाता है फ़ैट वगैरह तो नहीं। अगर किसी का वेट ज़्यादा हो गया या कम हो गया तो उसको फिर टाइम देते हैं, जी आप जो है ना वो इस टाइम पे आइएगा, आपके पास जी कितने दिन हैं, ऑलमोस्ट 15 डेज़ हैं, 20 डेज़ आप अपना वेट कम करें या ज़्यादा करें, तो वो आपको टाइम दे देते, इसमें फ़ेल नहीं करते। कलर ब्लाइंडनेस जी आपका टेस्ट होता है, आपको आई से चेक की जाती है कि कुछ कलर्स दिखाए जाते हैं, अगर आप उनको फाइंड कर लेती हैं, आप गेस कर लेती हैं, सो दैट्स मीन यू हैव नॉट द कलर ब्लाइंडनेस। उसके बाद जी हमारे पास आ जाती है आई साइट। तो आई साइट में ये होता है एक आंख पे आपसे हाथ रखा जाता है और ये कुछ डिजिट्स लिखे होते हैं थोड़ी दूर जगह पे, और वो आपसे पूछते हैं, फॉर एग्जांपल वो आपसे पूछेंगे ये कौन सा डिजिट है, देखिए ये सी है, वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं ये टी है, वो आपसे छोटा वाला भी पूछ सकता है जो ई है। तो ये इस तरह आप पहले एक अपनी आंख पे हाथ रखेंगी, कुछ एक दो बताएंगी, फिर आप दूसरी आंख पे हाथ रख के पहले वाली ओपन करेंगे, मतलब लेफ़्ट वाली पे रखेंगी, राइट से देखेंगी, फिर राइट पे रखेंगी, लेफ़्ट से देखेंगी। और बेसिकली आई साइट यहाँ पर थोड़ी मतलब इस तरह, ये आई साइट तो नहीं है, फोकस पॉइंट भी चेक होता है। बाज़ स्टूडेंट्स की आई साइट ठीक होती है लेकिन उनका फोकस पॉइंट अच्छा नहीं होता, तो इसका मतलब ये है कि उनकी भी आई साइट जो है ना वो इन फ्यूचर भी वीक हो सकती है, अभी भी उनका इशू है। तो आपको अगर चीज़ नज़र आती है तो दैट्स नॉट मीन कि आपकी आई साइट ठीक है। अगर आपका फोकस अच्छा है तो इट्स मीन कि आपकी आई साइट ठीक है। तो फोकस पॉइंट भी आपका चेक करना होता है। उसके बाद ये आपके टीथ चेक किए जाते हैं। अगर किसी के टीथ का कीड़ा लगा हो और हद से ज़्यादा लगा हो तो रिजेक्ट कर देते हैं, थोड़ा बहुत हो तो कोई मसला नहीं है। दांत 1 2 3 टूटे हुए हैं, दाढ़ वगैरह निकलवाई हुई है, नो इशू। ब्रेसेस वगैरह लगे हुए हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है, कोई किसी किस्म का इशू नहीं है। आराम सुकून से आप जो है ना वो कीजिए। फिर आपका जो है नोज़ वगैरह चेक किए जाता है। अगर किसी के नाक की हड्डी टेढ़ी है, ठीक है, अगर नाक की हड्डी टेढ़ी है तो फिर रिजेक्ट कर देंगे। फिर आपका ऑपरेट होता है, तकरीबन 80,000 तक रुपये लगते हैं, उसके बाद आप फिट होती है। अगर आपकी नाक की हड्डी टेढ़ी नहीं है, वो ऊपर की तरफ नहीं निकली हुई, तो फिर जो है ना आपका कोई इशू नहीं है, ठीक है। आई साइड जो है वो AFNS में तकरीबन 2.0 तक भी अगर कम होना नेगेटिव हो तो वो आपको पास कर देते हैं, लेकिन इससे कुछ थोड़ा ऊपर चले जाएं तो फिर आपको वो जो है कहते हैं ट्रीटमेंट करवाएं, वो जो आपका पता नहीं कौन सा ऑपरेट होता है, लेज़र वाला, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, वो आपको फिर वो सजेस्ट करते हैं। ईयर चेकअप, आपके जो कान हैं वो चेक किए जाते हैं। उसके अंदर आपने कोई भी किसी किस्म के ईयर रिंग्स जो होती हैं वो नहीं पहन के जानी, ठीक है। कोई भी आपने इस तरह की जो ऑर्नामेंट्स होते हैं वो नहीं पहनने। आपने अपने कान साफ़ करके और बाकी सारी चीज़ें उतार के जानी है। कोई भी किसी किस्म की आपके नाक वगैरह के अंदर, आपके कान के अंदर इस तरह की चीज़ जो है ना वो नहीं होनी चाहिए। उसके बाद ही आपके नेल चेक किए जाते हैं। नेल के ऊपर जो नेल पॉलिश होती है वो आपने नहीं लगा के जानी किसी ने भी। अगर आपके नेल सिंड्रोम का इशू है, आपके येलो सिंड्रोम है, नेल येलो हैं, कोई डाइजीज़ है, कोई टूटे फूटे ज़्यादा हैं अंदर से भी, तो फिर वो आपको रिजेक्ट कर सकते हैं या आपको फिर कहेंगे कि वो आप ट्रीटमेंट करवाएं या आप मेडिकल चेक करवाएं। तो कोई भी ये नेल पॉलिश वगैरह ना लगा के जाए। आपने हैंड साफ़ करने हैं, अपने नाखून काट लीजिएगा। लंबे नाखून वालियों को वो वैसे कहती हैं कि अपने नाखून काट लीजिए, लेकिन इनिशियल मेडिकल के अंदर ठीक है, अगर आपने शौक से रखे हुए हैं तो कोई मसला नहीं है, आप ना काटिए। अगर आप वहाँ पर सेलेक्ट हो जाती है तो फिर फाइनल मेडिकल में यू हैव टू कट डाउन, तो फिर आपको वो नाखून काटने पड़ेंगे। बट बहरहाल बाकी अगर नाखून लंबे हैं तो आप साफ़ वगैरह करके जाइएगा और कोई भी ऊपर पॉलिश वगैरह इस तरह की चीज़ें नहीं लगेंगी। जो फीट फिंगर होती है आपकी, कोई भी फिंगर साथ में जुड़ी ना हो वरना रिजेक्ट कर देते हैं। कोई भी आपकी एक्स्ट्रा फिंगर ना हो, ठीक है, नहीं तो फिर ये परमानेंट रिजेक्ट करते हैं। मतलब आप अगर आपकी एक्स्ट्रा फिंगर है या फिंगर साथ में जुड़ी हुई है तो आपको रिजेक्ट कर देते हैं। उसके बाद ही हमारे पास आ जाता है हैंड फिंगर्स। हैंड फिंगर में कोई अगर एक्स्ट्रा फिंगर है तो भी आपको रिजेक्ट कर देते हैं। कोई फिंगर छोटी सी लगी हुई है, ऐसे छोटी सी स्मॉल सी, तो भी रिजेक्ट कर देते हैं। फिंगर्स पूरी नहीं है तो भी रिजेक्ट कर लेते हैं। फिंगर्स टेढ़ी हैं तो भी रिजेक्ट कर देते हैं। नॉर्मल अगर हाथ है तो फिर आपका कोई इशू नहीं है। उसके बाद आपकी नी नॉकिंग चेक की जाती है। जब आप अपने पाँव साथ मिलाती हैं तो घुटने अगर साथ में मिल जाएं तो आप रिजेक्टेड हैं।
ठीक है। जब आप पाँव साथ में मिलाएं तो आपके जो नीज़ हैं वो मिलने नहीं चाहिए आपस में, नीज़ के अंदर गैप होना चाहिए, जैसे यहाँ पर ये गैप है ये वाला, इतना आपका कम से कम गैप होना चाहिए। इस तरह बिल्कुल साथ है तो भी रिजेक्ट है यहाँ पर। अगर बहुत ज़्यादा गैप है, बाउल लेग है आपका बहुत ज़्यादा, वो तो भी रिजेक्ट है। एक गैप होना चाहिए, इतना गैप होना चाहिए जो आपका हाथ है ना वो वहाँ से परपेंडिकुलर टाइप वो गुजर जाए, ठीक है। ये नी नॉकिंग होती है, आप चेक कर लीजिएगा यूट्यूब पे। कैरिंग एंगल में ये होता है कि आपके जो आर्म्स होते हैं, जो आपकी बाजू होते हैं, जब आप उनको आगे स्ट्रेट करती हैं, फैलाती हैं, तो वो हड्डी वगैरह बाहर ना निकले, टूटे हुए जैसे होते हैं, बचपन में अल्लाह ना करे किसी का कोई इशू बन जाता है। खेलते खेलते बाजू पे इस तरह की बड़ी गहरी चोट आई थी कि हड्डी जो होती है बोन वो डिसलोकेट हो जाती है। जब वो दोबारा से उसको सही किया जाता है तो वो पूरा एंगल नहीं बना पाती, ठीक है। तो वो फिर रिजेक्ट कर देते हैं। आपका जो एंगल है वो बिल्कुल सीधा होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए। फिर आपकी फ्लैट फीट है, अगर आपका इस तरह का फीट है तो आप रिजेक्टेड है। इस तरह का फीट है जिसमें गैप है तो आप पास है, मतलब आप पानी में भिगो के अगर रेत वगैरह या कहीं पर भी मिट्टी वगैरह पे रखें तो अगर आपका इस तरह का आएगा रिफ्लेक्शन तो आप पास हैं। अगर इस तरह का आएगा, कोई बीच में गैप नहीं है, पूरा फ्लैट है, तो फिर आप इसको रिजेक्ट है। इसको सही करने के लिए आप जो है वो अपना हील वगैरह पहना करें, साइकिलिंग वगैरह करें अगर जो ना आपका फ्लैट फीट है। तो ये डिफरेंट एक्सरसाइजेज हैं, अगर आप करेंगी तो फिर आपका वो ठीक हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद जी हम चलते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पर आपकी फुल बॉडी का चेकअप होता है। फुल बॉडी के अंदर आपका देखा जाता है कहीं पिंपल्स ज़्यादा तो नहीं है जो इन्फेक्शन की वजह से होता है, कहीं पर फुल बैरी है तो रिजेक्ट कर देते हैं। जिस्म के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अगर इस तरह के निशान हैं जो कि इन फ्यूचर किसी डाइजीज़ का जो है इशू बन सकता है, या वो ऐसे हैं कि आपका कोई बना सकते हैं जी इशू, कोई भी किसी किस्म की डाइजीज़ को जो है ना वो हीट अप कर सकते हैं, तो वो फिर आपका रिजेक्ट है। एंड अगर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर किसी ने कोई टैटू बनाया हुआ है या किसी ने किसी का नाम लिखा हुआ है अपने हाथ पे या जिस्म पे, या किसी ने कट मार्क्स लगाए हुए हैं, ठीक है, या किसी ने भी कोई फूल बूटा अपने जिस्म पे बनाया हुआ, सारी रिजेक्ट है। किसी ने अपने आप को जलाया हुआ है, बाज़ स्टूडेंट्स होती हैं, कुछ साइको केस होते हैं तो वो हमसे आके पूछती हैं, तो वो सारी रिजेक्टेड हैं, ठीक है। और उसके बाद ही हमारे पास आ जाती हैं चेस्ट वगैरह मैयर आपकी की जाती है। चेस्ट से मुराद ये होता है ये जो आपकी पसली टाइप होता है ना, ये वाली देखें डिफॉर्मिटी जिसको कहते हैं। अगर एक तरफ ज़्यादा बड़े हुए हैं ये जो आपकी पसली टाइप आपका ये देखें नज़र आ रहा होगा आपको यहाँ पर, ये वाला अगर अंदर की बिल्कुल तरफ है उसको पता नहीं कोई नाम कहते हैं, एब्डोमिनल इस तरह का कोई नाम होता है, या बाहर की तरफ निकली हुई है या इस तरह टेढ़ी मेढ़ी है तो वो आप रिजेक्ट कर दी जाएंगे, ठीक है। अगर आपको कोई ब्रेस्ट कैंसर भी पाकिस्तान के अंदर काफ़ी पेशेंट्स होते हैं, जब चेक किया जाता है तो वो निकलता है, तो ये वाला आपका जो है ना वो सारे रिजेक्टेड हैं। अगर ये इस तरह का आपका इशू कोई भी है तो वो आप जो है ना वो डॉक्टर से कंसल्ट करेंगी। बाकी ये है कि आपको एंड पे ये है कि आपने अपने आप को ग्रूम करके जाना, नहा धो के अपना नेल वगैरह हर चीज़ साफ़ करके, और अबाया वगैरह पहन सकती हैं, कुछ भी पहन सकती हैं। अब आपको रेफ़र किस चीज़ पे करेंगे, CMH के अंदर रेफ़र करते हैं, सिविल मिलिट्री हॉस्पिटल, वहाँ पर आपने जाना होता है, वो आपको बता देंगे। वहाँ आपने डॉक्टर से, फीमेल डॉक्टर्स होती हैं, कभी कभी कोई मेल भी होता है, उसको आपने चेक करना होता है। आपके नाक का नोज़ का कोई इशू है तो आपको कहेंगे CMH में चेक करवाएं। नी नोकिंग का इशू है तो CMH में जाओ। एयर वैक्स मतलब आपका कोई कान का वो वाला इस तरह का इशू है, आई साइड का इशू है, कैरिंग एंगल का या फ्लैट फीट का, सारे इश्यूज़ के ऊपर आपने CMH में जाना है। आपका वेट कम है, कम होना है या ज़्यादा होना है तो उसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा। DNS आपके अगर नाक की हड्डी टेढ़ी मेढ़ी है तो उसके ऑपरेशन के लिए आपको टाइम दिया जाएगा। नी नोकिंग अगर आपका थोड़ा सा गैप है तो उसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा कि आप इसको जो है ना वो रिकवर कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद ही हमारे पास सलेबस वगैरह एकेडमिक आई थिंक हो गया था, तो ये बस छोड़िए इस चीज़ को। अब एंड पे जो है मैं आपको दे देता हूँ यहाँ पर कुछ चीज़ें, वो आप एक नंबर नोट कर लीजिए सारे स्टूडेंट्स, अगर आप कम्युनिटीज़ वगैरह से नहीं है। ये वाला नंबर ये है हमारा जी 0333 मतलब 33 है 4694 आई थिंक 332 है। तो ये जी हमारा यूफोन का नंबर है, इस पर आपने व्हाट्सएप करना है। और आपका जो कोर्स है वो 20 मई से स्टार्ट हो रहा है। 20 मई से हम अपना कोर्स AFNS की प्रेपरेशन का स्टार्ट कर रहे हैं, और उसके अंदर आपको हर चीज़ मिलेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लाइव लेक्चर्स आपको देंगे,
लाइव लेक्चर के साथ साथ जी आपके रिकॉर्डर लेक्चर भी मिलेंगे। जो स्टूडेंट्स बेचारी इंटरनेट पे शो हो जाता है तो हम रिकॉर्डर लेक्चर की फैसिलिटी भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो रिकॉर्डर लेक्चर भी आपको देंगे। फिर हम आपको PDF नोट्स भी देंगे, फिर आपके मॉक टेस्ट भी होंगे जो प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं, और उसके साथ साथ आपको 2 स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड भी किया जाएगा जहां आप बाकी स्टूडेंट्स के साथ कॉन्वर्सेशन कर सकती हैं। ये वन टाइम फ़ी है, 4500 रुपी वन टाइम फ़ी है। आपको 40 से 50 दिन का ये सेशन होगा, 40 से 50 60 दिन पे चला जाता है। तो ये आपका जी सेशन है 40 से 50 दिन का, और इसके अंदर आपको कंप्लीट प्रेपरेशन करवाई जाएगी, हर एक चीज़ प्रोवाइड की जाएगी। फेडरल की बुक्स भी आपको जो है ना इंशाल्लाह हम देंगे MCQ बेस पे, और उसके अलावा आपको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की कंप्लीट बुक्स मिलेंगी। एकेडमिक का हम आपको अच्छे तरीके से इंशाल्लाह प्रिपेयर करवाएंगे एकेडमिक का, ठीक है। और उसके अलावा आपके डेली मॉक टेस्ट हुआ करेंगे, और उसके अलावा पर्सनैलिटी टेस्ट भी, और इसी फ़ी के अंदर ये एक टाइम आपने फ़ी देनी है, सारा कोर्स आपने कंप्लीट करना है। जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो जब इंटरव्यू होता है तो उसके लिए आपको कोई न्यू फीस नहीं देनी पड़ेगी। यही स्टूडेंट्स जिन्होंने हमसे पढ़ा वो हमें चाहे ऑन कैंपस आके इंटरव्यू अपना मॉक दे दें या ऑनलाइन भी अपना मॉक इंटरव्यू दे सकती हैं, वो काफ़ी फ़ायदा होता है। तो ये भी हम इसी फ़ी के अंदर ही इंक्लूड करते हैं, ठीक है। अब जी ये हमारे पास आज का लेक्चर था। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। मैंने ट्राई किया था कि आपको मैं काफ़ी चीज़ें जो है ना वो एलेबोरेट कर पाऊँ। बहरहाल अगर आपका अब कोई क्वेश्चन ऐसा है जो कि मैंने यहाँ पर बताया नहीं है, ठीक है, अब वो आप जो है ना वो कर सकती हैं। और उसके बाद मैं यहाँ से एक दफ़ा स्क्रीन एंड करता हूँ। चले जी, डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट आपकी जो है ना वो लिखी हुई है वहाँ पर। मेडिकल टेस्ट आपने बोले थे कि करवा लें पहले जी। मेडिकल टेस्ट जो है वो आप अपने ब्लड टेस्ट वगैरह वो करवा लें लैब के अंदर जाके, और ताकि बाद में आपको जो है ना वो किसी किस्म का इशू ना बने, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूँ। उसके अलावा जी अब आप क्वेश्चन करें एकेडमिक नोट्स बाय करने हों। एकेडमिक नोट्स अकेले नहीं मिलता, पूरा सेशन है। फिटनेस टेस्ट भी होता है। फिटनेस टेस्ट इसी को कहते हैं जो मेडिकल आपका टेस्ट होता है, बाकी कोई नहीं होता। क्लास की टाइमिंग रात 8 बजे होगी या रात 9 बजे होगी। अगर फ़िज़िकल क्लासेस लेना चाहें तो वानिया फ़िज़िकल क्लासेस लेना चाहें तो लाहौर में आप आ सकती हैं। पढ़ाई की इजाज़त ड्यूरिंग स्टडी और जॉब, मतलब सर मैंने फ्रंट टीथ में गैप है, कोई मसला नहीं है। ईमान फ़ातिमा, मारिया फ़ारूक सर जी पाक आर्मी ज्वाइन वेबसाइट ओपन नहीं हो रही। मारिया हो जाएगी सर, KP के बोर्ड बुक से प्रिपेयर कर सकते हैं जी, कर सकते हैं। ये जो मौलूद डी म्यूज़िक ड्यूरिंग बात, सर मेरे फेस पर कट 2 इंच ज़्यादा बड़ा है, क्या मैं अनफिट हूँ? ये आपको दिखाना पड़ेगा एक दफ़ा, मुझे दिखाइएगा कहीं पर वन व्यू पे, फिर आप बता सकता हूँ। सर इस कोर्स के बाद आप कोई कोर्स स्टार्ट करवाएंगे? इस कोर्स के बाद शायद ही कोई हो, ठीक है। सर सिंध बोर्ड की डिटेल्स बता दें। सिंध बोर्ड जी पाकिस्तान में है माशाल्लाह से, ठीक है, स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। सिंध बोर्ड कुछ भी नहीं है, वो सारे बोर्ड्स इक्वल है। आपने फेडरल बोर्ड को ज़्यादा स्टडी करना, सिंध बोर्ड को भी कर सकते हैं। और एक दफ़ा मैं यहाँ पर आपको सारा आंसर दे लूँ ताकि फिर वो स्टूडेंट्स का ऊपर चला जाएगा। 1 मिनट फिर आपको ओपन करता हूँ। उसके बाद जी अदीबा कहती है सर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स से रिक्वायर होंगे या टेस्ट में ये फ़ोटोकॉपी? अदीबा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लाजमी है, वो आपने लेके जाने हैं। एंड अच्छा रफ़ीक खतीजा कहती है सर एल्बो का है सिर्फ, तो इसका ऑपरेट सर्जरी होती है तो वो एलिजिबल है? हाँ जी, एल्बो का बिल्कुल एलिजिबल है सर। DNS का माइनर प्रॉब्लम हो तो जब भी इशू होता है? नहीं, जो भी उमैमा ख़ान है ऐसा कोई इशू नहीं है, माइनर का तो छूट होती है, आपको रिलैक्सेशन देते हैं। सजर रहमान सर नम्स के MD कैट देना ज़रूरी है या बस इनिशियल टेस्ट? नहीं नहीं, आपने सिर्फ इनिशियल टेस्ट देना है, वो MD कैट वो AMC बॉयज़ के लिए होता है। मारिया फ़ारूक आपका सेंटर लाहौर में किधर है? मारिया वाल्टन रोड के ऊपर आर्मी सिलेक्शन सेंटर है, वहाँ उसके बिल्कुल करीब हमारी एकेडमी है। सर अगर कोई दूसरे सिटी से हो तो आपका कोई हॉस्टल है? जी बिल्कुल है, ज़िया हुसैन हॉस्टल की फैसिलिटीज़ है। गर्ल्स के हॉस्टल जो है वो हमारे पास बहुत बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है। सर फिज़िकल क्लासेस में लाहौर का एड्रेस बता दें। जी मैं सेंड कर दूंगा आप लोगों को। सर अगर CMH फैसलाबाद में अप्लाई करें लेकिन रावलपिंडी जाना हो तो इज़ दैट पॉसिबल? जी हिना बिल्कुल बिल्कुल आप जा सकते हैं। खालिद महमूद सर कितने साल की स्टडीज़ होती हैं इसकी? जी 4 साल की, 4.5 साल कर लें। फाइनली न्यू अगर विजडम टीथ है तो रेफ़र करेंगे? नहीं कोई मसला नहीं है उसका।
इकरा सर्वर सर पूरी बुक्स याद करनी है या सिलेक्टिव सिलेबस होता है? इकरा आपको पूरी बुक के एमसीक्यूज गो थ्रू करने पड़ते हैं। सिलेक्टिव सिलेबस पढ़ेंगी तो पास हो जाएंगी, बट आप मेरिट लिस्ट पे नहीं आ पाएंगी। तो अगर आपने इसकी मेरिट पे आना है तो थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, मेहनत लाजमी थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। लोग शॉर्ट ट्रिक्स ढूंढती हैं बच्चियाँ, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक्स के बाद जी वो सिलेक्टिव चैप्टर्स करती हैं, पास हो जाती हैं, बट मेरिट पे नाम नहीं आता। तो इसलिए आप इस तरह की ना कीजिएगा। अच्छा, 20 मई को पार्ट 2 के बच्चे कर सकते हैं जिनके पेपर्स हैं? जी बिल्कुल, होप सर्टिफिकेट पे कर सकते हैं जिन्होंने सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम दिए हैं। सर आई साइड की वीक हो तो ग्लासेस से पास हो सकता है? जी बिल्कुल, गुलरेज हो सकता है। सर हमें मोबाइल कितने टाइम बाद रखने की इजाज़त मिलेगी? ये जी वो हर सेंटर का, हर एक कॉलेज का डिफरेंट सिनेरियो होता है, ये वही आपको बताएंगे। आप बस दुआ करें और प्रिपरेशन करें, ये काम छोड़ दें कि मोबाइल मैंने बात करनी है फ़लाँ काम, इस लाइफ से बाहर आए एक दफ़ा, ठीक है। आप मोबाइल वगैरह और अपनी ये सारी चीज़ें इनको छोड़ दें। आप ट्राई करें कि आप पास हो जाएं, ना कि आप इस चीज़ को परेशान हो कि मैं फ़लाँ से बात कैसे करूँगी, मोबाइल नहीं है, आपने तो वादे किए हुए हैं। इस तरह की हरकतें नहीं करनी बेटा। सिर्फ़ और सिर्फ आपने क्या करना है, स्टडी पे फोकस करना है। अभी इन बुलशिट चीज़ों को भूल जाएं, ये डिस्ट्रैक्शंस हैं आपकी। पैफ की क्लासेस जो है वो तकरीबन हम 25 मई से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। मेरी एफ एस सी के 76% मार्क्स एंड मैट्रिक के भी कम हैं, तो 3 बार इंटरव्यू की कॉल नहीं आई, क्या अगेन देना चाहिए? जी बिल्कुल मकबूल फातिमा, बिल्कुल देना चाहिए। आप अगेन आएंगी और आपका ये पॉजिटिव पॉइंट है कि स्टूडेंट्स ने हिम्मत नहीं आ रही और वो इसी चीज़ पे कंसिस्टेंसी पे आपको रिकमेंड कर सकते हैं। बेसिक सैलरी क्या होती है एफ की? बेसिक सैलरी आपकी 40 प्लस 50 के अराउंड अबाउट स्टार्ट होती है। सर जी फ़ी कैसे पे करनी है आपको? जी मैं फ़ी का आपको तरीका बता देता हूँ। आफ्टर द क्लास सर मेरी आई सेट -3 होते जी -3 का इशू होगा, आपको ट्रीटमेंट करवानी पड़ेगी। अच्छा, ईमान फातिमा कहती है सर हम अपना कैरिंग एंगल कैसे चेक करें? अच्छा, सबसे बेटर ऑप्शन अगर आपको लगता है कि मुझे कोई इशू है तो देन यू हैव टू गो टू द CMH नियर बाय यू। आपके करीब कोई भी CMH है, आप उधर जाएं। आप किसी भी सिविल डॉक्टर को चेक ना करवाइएगा, तो वहाँ से आप जो है वो पहले इशू रिजॉल्व कर लें अपने अप्लाई करने से पहले, और उनसे जब आप इशू रिजॉल्व कर लेंगे, जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, फिटनेस लेटर जो होता है वो आपके पास होगा। तो जब आप सेंटर में जाएंगी तो अगर कोई वो इशू बनाते हैं, रेफ़र करते हैं, तो देन यू हैव टू डिस्प्ले योर फिटनेस लेटर दैट यू गोट बाय द CMH। तो आप उनको बताएंगे कि भाई मैं ये पहले प्रॉब्लम सॉल्व करवा चुकी हूँ, सो दिस इज़ द सिग्नेचर एंड दिस इज़ द फिटनेस लेटर ना, आई एम रेडी टू फेस एवरीथिंग। तो अब आप उनको दिखाएंगे, वो आपको फिट कर देंगे। मेरे टीथ क्राउन लगा हुआ है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? एमन फातिमा सर अगर कल तक फ़ी पे ना करवाएं तो परसों ज्वाइन कर लें? जी मारिया कर सकती हैं, इस कोर्स में हॉस्टल में रहना लाजमी है। फातिमा ना रहें हॉस्टल में, कोई मसला नहीं है। सर इसके लिए भी अथेंटिक बुक पढ़नी होती है? जी बिल्कुल पढ़नी होती है। सर मैरिड स्टेटस क्या है? मैरिड अनमैरिड अप्लाई कर सकती हैं। सर एंगर एंकल की सर्जरी हुई है तो अप्लाई कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और जी कोई क्वेश्चन? अच्छा मुझे एक दफ़ा ये बताइएगा, आपको क्लास की समझ आई है? कोई किसी किस्म का डाउट इस तरह का? मैंने सिलेबस आपको कवर कर दिया है, आप चीज़ें बता दी है, आपके आंसर्स दे रहा हूँ। और जो हमारी पेड क्लासेस होंगी उसके अंदर इंशाल्लाह डेली हमारी होती है, हर क्लास के बाद 10 मिनट का टाइम होता है। स्टूडेंट्स डेली बेस पे जो भी क्वेश्चन करती हैं मैं उनको उनका जो है ना वो आंसर करता हूँ, मैं सॉर्ट आउट करने की ट्राई करता हूँ, मैं बाकी स्टूडेंट्स को कहता हूँ आपस में सोल्व करें। तो हमने पूरा एक स्टडी इन्वायरमेंट बिल्ड किया हुआ है ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना एक पूरी रूटीन पे आ जाएं। डेली बेस पे मैं उनको बताता भी हूँ, तो रूटीन फॉलो करनी है आप लोगों ने, आपने उस तरह स्टडी करनी है, तो आपको बहुत अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा ऑनलाइन। और अगर आप फिजिकल आना चाहें तो मोस्ट वेलकम, आप आ सकती हैं, कोई किसी किस्म का इशू नहीं है, यहाँ पर भी क्लासेस होती हैं, ठीक है। तो ईजी हो जाए इंशाल्लाह, आपको प्रेपरेशन करवा दी जाएगी। अच्छा उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस के आंसर दे देता हूँ, उसके बाद फिर चलते हैं। सर लोकेशन बता दें हमारे एकेडमी की, मैंने एकेडमी की लोकेशन आपको सेंड कर दूंगा। वाल्टन रोड है, आर्मी सिलेक्शन है। आप AS&RC सर्च करेंगी ना लाहौर का, तो उस जब वहाँ पर आ जाएंगे तो उससे 120 मीटर वॉकिंग डिस्टेंस पे प्लाजा है, मैं वैसे शेयर कर दूंगा। नी नोकिंग हो तो रिजेक्ट कर देते हैं। जी सलामत अली सर कौन सी बुक पढ़ें? डेयरिंग, आप फेडरल के बुक्स को ज़्यादा कंसल्ट कीजिएगा। सर दोनों मेडिकल टेस्ट में बस यही चीज़ें होंगी? नहीं, दोनों मेडिकल में इनिशियल में यही होंगी, फाइनल में आपके ब्लड टेस्टिंग होता है, काफ़ी चीज़ें फिर वो चेक करते हैं, वो आपकी इनर लेवल पे होती हैं। सर बेस्ट प्रेपरेशन के लिए क्या करना होगा? बेस्ट प्रेपरेशन के लिए आपको सबसे पहले तो वर्बल नॉन वर्बल को जल्दी जल्दी शॉर्ट ट्रिक सीख के साइड पे करना होगा। फिर आपने एकेडमिक के वो जो पहले 3-4 साल में आ चुके हैं सारे, वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ, उनके लेक्चर्स भी देंगे, फेडरल के भी लेक्चर्स देंगे। सबसे पहले आपने वो गो थ्रू करने हैं जो पहले आ चुके हैं।
इसी तरह तैयारी होगी। पहले वर्बल नॉन वर्बल हम कवर करवा देंगे, वो आप साइड पे कर देंगे, वो जल्दी जल्दी हम कवर करवाते हैं और वो 100% गारंटी है जो करवाएंगे वही आएंगे। फैड हम फिर एकेडमिक को वो ज़्यादा टाइम देते हैं। एकेडमिक में सबसे पहले हम वो करते हैं जो 3-4 साल से क्वेश्चंस आ चुके हैं, उनकी PDF आपको मिल जाएगी और साथ में आपको बताया जाएगा अच्छा इन चैप्टर से ज़्यादा आ रहा है हर साल, वो आपको मेंशन करके दिए जाएंगे। जब आप वो कर लेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, हम पूरी बुक को गो थ्रू करेंगे। पहले सेलेक्टिव चैप्टर्स करेंगे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हम पूरी बुक पे आ जाएंगे कि जो रिमेनिंग है ना एक दफ़ा उनको भी जो है ना वो नज़र मार लें। फिर हमारे पास टाइम और बच जाएगा, हम बार बार उनको रिपीट करेंगे, बस दैट्स इट। हमारा हमेशा इनिशियल का 90+% रिजल्ट रहा है, हमेशा 95 से भी +% रिजल्ट रहा है इनिशियल का। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने हमारे मॉक टेस्ट पास किए और जिन्होंने जो हमने मटेरियल दिया उसको पढ़ा, वो पास कर जाती हैं। ये बड़ा इजी से, और अगर आप अपना सही से टाइम इसको दें, अगर आप शॉर्ट ट्रिक्स फाइंड करेंगी, आप कहेंगे सिर्फ सेलेक्टिव चैप्टर्स करने हैं, तो फिर पॉसिबल नहीं है, चाहे आप हमसे पढ़ें या किसी से भी पढ़ें। अच्छा जी सर आगे समझ लोकेशन बता, ठीक है। मेरा एक टीथ जी टेढ़ा है तो साफ़ नहीं होता, कोई बात नहीं है, कोई ये मसला नहीं है। ये यूट्यूब पर वीडियो मिलेगी। सर नोकिंग है तो रिजेक्ट कर देते हैं जी, कर देते हैं। पेड क्लास अगर आफ्टर ईद ज्वाइन करें तो कर सकते हैं जी, ही ना कर सकते हैं। सर रावलपिंडी में इनिशियल टेस्ट देने कहाँ जाना होगा? देखें कहाँ जाना होगा, ये आपको जब अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर सेंटर का नाम आएगा, आपने वो गूगल मैप से सर्च करना है, बड़ा ईजी सा है। आप AS&RC रावलपिंडी लिखेंगी तो लोकेशन आ जाएगी, आप किसी भी रिक्शा इन ड्राइव वगैरह करवा लें। ठीक है जी। नसीर कहते हैं हम सेटिस्फाइड सर जी, सेकंड टाइम टेस्ट दे रहे हैं, जो सेकंड टाइम टेस्ट दे रहे हैं कोई मसला नहीं जी। उनके लिए प्लस पॉइंट्स हैं क्योंकि वो कंसिस्टेंट हैं इस चीज़ पे। और जी कोई चीज़ है, अगर आप सेटिस्फाइड हैं मेरे लेक्चर से, आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं है तो माजरत है जी मेरी तरफ से। मैं इंशाल्लाह ट्राई करूँगा कि आपको चीज़ें समझ आ जाएं और मैं अपना बेस्ट दूंगा आपके लिए। इंशाल्लाह आपकी हर एक सिचुएशन के अंदर आपकी हेल्प की जाएगी। और आपका ड्यूरिंग द टेस्ट कोई इशू बनता है, अगर लाहौर में आप आती हैं तो लाहौर सेंटर हमारे बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे, हम वहाँ पर भी आपकी हेल्प करेंगे। आपको कोई अल्लाह ना करे किसी किस्म का और इशू बनता है, हम वहाँ पर भी आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। हर तरह से प्रोजेनियर स्टूडेंट्स की तरफ से आपको गाइड किया जाएगा, आपकी हेल्प की जाएगी जी। लास्ट वन है आपका, फिर हम कुछ आखिरी बातें करते हैं और फिर चलते हैं। डार्क सर्कल्स का कोई इशू नहीं होता, आपको थोड़ा बहुत बस उसकी ट्रीटमेंट करवानी पड़ती है। MD कैट का टेस्ट सितंबर में, तो उसके लिए कोई एडवाइस, MD कैट की ये क्लास नहीं है सायरा, सॉरी फ्रॉम माय साइड। डॉक्यूमेंट्स मैंने बता दिए थे आपको, वहाँ पर एक मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड, इंटरमीडिएट का रिजल्ट कार्ड, अपना ID कार्ड, चालान फॉर्म, और आपने अपनी पिक्चर्स लेके जानी है, फ्रेश फ़ोटोज़। अच्छा हिना कहती है मैं आल्सो सेटिस्फाइड सर, ओके थैंक यू सर। 11-12 की बुक्स यही करनी है जी, मैट्रिक को नहीं छेड़ना। 11-12 की बुक। एमन फातिमा थैंक यू सो मच। अच्छा जी एमन थैंक यू। और मुबीन अख्तर सर AFNS में कौन कौन से टेस्ट देने हैं? मुबीन अख्तर हम सारा कुछ बता चुके हैं, इंशाल्लाह मैं इस वीडियो को अपलोड कर दूंगा उसके ऊपर यूट्यूब पे, आप गो थ्रू कर लीजिएगा। फारूक सर आई साइड की कितनी लिमिट होती है? 2.0 तक होती है, 2.5 तक भी एक्सेप्ट कर लेते हैं सर, लेकिन वैसे 6/6 रिक्वायर होती है विद एंड विदाउट ग्लासेस जिनके सर लेकिन जानते होते हैं डॉक्यूमेंट्स। अच्छा सर वेट अगर कम हो तो सिलेक्शन होगी जी, बिल्कुल होगी सिलेक्शन। अगर टीथ पर ब्रेसेस लगे हो तो कोई इशू नहीं है जी। फातिमा सर हर सिटी में पढ़ाते हैं? नहीं, सिर्फ लाहौर में। बाकी हमारा है ऑनलाइन, आप पाकिस्तान के किसी भी कॉर्नर में आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकती हैं। सर पढ़ाई की इजाज़त ड्यूरिंग जॉब और स्टडीज़ है या नहीं? ये मुझे समझ नहीं लग रही। ड्यूरिंग द जॉब पढ़ाई क्या, आप किसी भी चीज़ की पढ़ाई कर सकती हैं, जॉब आपकी ऑलरेडी बीच में होती है। सर ज्वाइनिंग कॉल क्यों नहीं आती मेरिट में आने के बाद? ज्वाइनिंग क्योंकि आप मेरिट पे पूरा नहीं होती। मेरिट में आने के बाद क्यों नहीं आती? मेरिट के बाद भी मेरिट बनता है जी। आफ्टर द इनिशियल इंटरव्यू आपका दोबारा मेरिट बनता है। आपको किसने कहा कि मेरिट पे आने से मुराद ये नहीं है कि आप आ चुकी है, मेरिट पे आने के बाद दोबारा मेरिट बनेगा आपका। अच्छा जी मारिया थैंक यू जी। अल्ताफ़ फेडरल बुक्स कौन सी लेनी है? अल्ताफ़ फेडरल बुक्स आपने कोई नॉवल शोवल ले लें, कोई रोमांटिक नॉवल ले लें, कोई हॉरर नॉवल ले लें। फेडरल बुक्स क्या होती हैं जी? फेडरल बुक्स यही होती हैं आपकी, ये जो फिज़िक्स केमिस्ट्री होती है, बायोलॉजी होती है। सर मैं करंटली यूनी स्टूडेंट हूँ, मेरी इंटर की ओरिजिनल मार्कशीट यूनी के पास है, तो इनिशियल टेस्ट में पेपर्स कैसे होगा? तो वो आप कोई बात नहीं है, उनसे यूनिवर्सिटी से भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, या वहाँ पर भी आप यूनिवर्सिटी से एक लेटर बनवा के लेके जा सकते हैं कि मार्कशीट हमारे पास है, तो यूनिवर्सिटी से आपको लेटर मिलेगा, वो आप ले जा सकती हैं, ठीक है।
अच्छा, ये जी चीज़ें थी कुछ, हमारी क्लास एंड होने वाली है तो मैं आपको कुछ गाइड कर दूं कुछ चीज़ों को। अच्छा, अगर आप AFNS में अप्लाई कर रही हैं तो दैट्स मीन आपके माइंड सेट के अंदर ये है कि आपने इस चीज़ को लेके चलना, आप इसमें इंटरेस्टेड भी हैं। तो इसको आप एज आ यस और नो के अंदर या एक एज आ ऑप्शन के तौर पर ना कीजिए, डू और डाई की सिचुएशन कीजिए। 1 महीना 2 महीने कुछ अपनी रूटीन चेंज कर लें, सुबह सुबह उठें, आप अपने 2-3 घंटे लाजमी स्टडी करें, उसके बाद हमारी क्लासेस लें, उसके अंदर आपको रूटीन बन जाएगी, आपको पता है जी डेली ये काम मिला है, ये मैंने करना है, अगले दिन मेरा ये टेस्ट भी है तो आप वो टेस्ट भी देंगी। तो ये सारी चीज़ें आप एक रूटीन के साथ फॉलो करेंगी, अगर 1 मंथ तक करती रहती हैं इन चीज़ों को तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर आप ये करें कि मैं शॉर्ट ट्रिक्स देखती हूँ, मैं आज जो है ना वो पढ़ती हूँ, कल नहीं पढ़ूंगी, तो वो आपके लिए कि ये एक यूँ कह लें कि एक पीस ऑफ केक नहीं है। इसके लिए आपको हार्ड वर्क ज़रूरी है। आप पास हो जाएंगी बट उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। पास से बचने के लिए आपको मेरिट पे आना है, ठीक है। इसका बिल्कुल ऐसे ही जब यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करती हैं सारी पास होती है, अच्छे मार्क्स वाली होती हैं, पर किसी यूनिवर्सिटी के अंदर मेरिट हाई होता है तो आपका नहीं होता। तो यहाँ पर वैसे सारे सेंटर्स का तकरीबन मेरिट सेम होता है, अगर आप आ गए किसी भी कॉलेज के अंदर चली जा सकते हैं, ठीक है। और बाकी मैं इंशाल्लाह क्लासेस के अंदर भी अपना बेस्ट प्रोवाइड करूँगा, आपको बाकी भी चीज़ें भी गाइड करता रहूँगा। अगर कोई मेरी तरफ से कुछ तरह की बात हुई जो आपको बुरी लगी हो तो मैं पे आपसे माजरत करता हूँ, लेकिन यह है कि इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि हर तरह से आपकी हेल्प करें और हर तरह से आपको प्रिपेयर करें, और आप ताकि इंशाल्लाह हमें दुआओं में भी याद रखें। और ये सारी चीज़ें एक रूटीन बनेंगी और एक डिसिप्लिन होगा तो ही आप कर सकती हैं। तो क्लासेस लाजमी ज्वाइन कीजिएगा, मैं आपको यही कहूँगा। बाकी खुद से प्रिपेयर करना चाहें तो मोस्ट वेलकम, और अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बाकी ये है कि नमाज आपने लाजमी पढ़नी है, उसको नहीं छोड़ना। रूटीन बड़ी सिंपल सी होती है, अपना सुबह सुबह उठें, नमाज़ पढ़ें, अल्लाह ताला का जिक्र करें, और उसके बाद ये दिल को सुकून भी मिलता है। ये चीज़ें करें और उसके बाद अपनी स्टडी करें और सो जाएं, और महीना 2 महीना इस तरह करें, इंशाल्लाह आप सेलेक्ट हो जाएंगी। अगर आप ये ड्रामाज, अपनी फ्रेंड सर्कल, अपना ज़्यादातर रील्स स्क्रॉल करना और अपनी स्क्रीन को ज़्यादा टाइम देना, अगर आप इस चीज़ से थोड़ा सा अवॉइड कर लेंगी 2 मंथ तक, तो फिर इंशाल्लाह जो है ना वो, एक तो ये कि पूरी फैमिली सुरखरू होती है, पूरे ख़ानदान में आप बन गई हैं, उसके बाद आप एक आर्मी का पार्ट बन गई हैं, इट्स मीन कि यू आर द पार्ट ऑफ द पाकिस्तान। तो सर फ़ख्र से बुलंद हो जाता है, अपने लिए नहीं अपने पेरेंट्स के लिए कीजिए। आपके पीछे जो सिस्टर एंड ब्रदर है उनके लिए भी कुछ रास्ते मिल जाते हैं, आपको एक अच्छी लाइफ स्टाइल मिल जाता है, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस मिलता है, इंसेंटिव्स मिलता है, रिटायरमेंट के बाद आपकी पेंशन वगैरह भी यहाँ पर होती है, आपको घर भी मिलता है। बड़ी अजीब सी बात है जो ऑफिसर्स को मिलता है, कल कर्नल साहब मुझसे कह रहे थे कि AFNS वालों को बताइएगा कि जो ऑफिसर्स को मिलता है ना वही उनको मिलेगा, आपको घर मिलेगा, गाड़ी मिलेगी। उसके अलावा जी आपको इनकी जो स्कीम्स होती हैं उनके अंदर आपका पार्ट होता है, आप फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर जा सकती है, बड़ी डिमांड है। मतलब आप एक पूरे अपनी फैमिली कि एक ब्लड लाइन के अंदर एक प्रोमिनेंट फिगर बन जाती हैं, हर कोई आपको जानता होता है, और हर तरह के मसले मसाइल ख़त्म हो जाते हैं। वो जो आज पेरेंट्स की आपकी इज़्ज़त नहीं करते वो कल को झुकते हैं, क्योंकि ये एक बड़ी बहुत एक, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर एक बहुत पर्क्स एंड प्रिविलेजेस वाली, इंसेंटिव वाली अगर जॉब है, बेस्ट अगर कोई चीज़ है आफ्टर द इंटरमीडिएट फॉर द फीमेल्स कैंडिडेट्स, सो दिस इज़ द, ये आपका लास्ट या फर्स्ट चांस हो सकता है। बट अपने लिए ना सही, आप अपने फैमिली के लिए कीजिए, और उनकी जो हार्ड वर्क है, वो जो उनकी उम्मीदें हैं, जो होप्स हैं, उनके लिए कीजिए। उनके लिए आप कुछ सेक्रीफाइसेस करें, ठीक है। अपनी रूटीन बनाएं, अपने आप को टफ टाइम दें, सिर्फ उनके लिए, अपने पेरेंट्स के लिए मैं आप लोगों को कहूँगा। और उनकी दुआएं भी इंशाल्लाह आपको लाजमी जो है वो सुरखरू करेगी, और हमारी दुआ आपके साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आप सबको कामयाब करे। मुझे दीजिए इजाज़त, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।